Hello students, Namaste. Students, you are welcome to class 12th Chemistry English Medium. Students, our chapter 5 Surface Chemistry is studied here. In this chapter today we study about the cause of colloidal solutions charge. colloidal solutions के ऊपर जो चार्ज आ जाता है उसका क्या कारण होता है। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स आपको मैंने दो इसके रीजन बताए थे, ठीक है ना। कॉलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर जो चार्ज आता है उसके दो रीजन बताए थे। एक तो फ्रिक्शन बताया था, पहला तो फ्रिक्शन के कारण किसी भी कॉलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज आता है, और दूसरा बताया था कि उसकी जो सरफेस होती है सॉल्यूशन की, स्टूडेंट्स उस सॉल्यूशन की सरफेस पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डिसोसिएशन होता है। जैसे कि सोप का एग्जांपल लेकर मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। सोप के एग्जांपल में मिसाइल स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुई थी उससे जो आपको कॉलोइडल सॉल्यूशन वहाँ पर ऑब्टेन होता है वो नेगेटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है। क्योंकि कॉलोइडल सॉल्यूशन को आपने टू टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया था, पॉजिटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन और नेगेटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन। आज यहाँ पर चेक करते हैं स्टूडेंट्स हम कि कॉलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर जो चार्ज आता है उसका जो एक मेन रीजन है, और इससे आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे कि किस तरह से चार्ज आया। मेन रीजन क्या मानते हैं हम? सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन ऑफ आयंस, ठीक है ना। तो देखो सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन ऑफ आयंस क्या होता है स्टूडेंट्स। जैसे आपने कोई भी एक कॉलोइडल सॉल्यूशन ले लिया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें जो पार्टिकल हैं वो डिस्पर्स्ड फेज के मान लेते हैं, ये पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और ये जो पार्टिकल हैं ये हैं NaCl के। अगर NaCl के पार्टिकल्स इसके अंदर पड़े हुए हैं तो स्टूडेंट्स इन पर चार्ज होगा Na+ और Cl-। इसके अंदर जो पार्टिकल्स पर चार्ज होगा Na+ और Cl-, ठीक है ना। और मान लेते हैं हम इस जो ये डिस्पर्सन मीडियम है, ये तो डिस्पर्सन फेज हो गई, और ये जो डिस्पर्सन मीडियम है इस मीडियम के अंदर मान लेते हैं हम सोडियम आयन और ब्रोमाइड आयन, ठीक है। चलो एक बड़ा डायग्राम ले लेता हूँ। ये हो गया आपका डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है ना। NaCl जो है वो तो डिस्पर्स्ड फेज है, और NaBr जो है वो क्या है? डिस्पर्सन मीडियम है। अब स्टूडेंट्स ये जो पार्टिकल है डिस्पर्स्ड फेज का, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल्स है स्टूडेंट्स, ये उस आयन को अपनी सरफेस पर एडसॉर्ब्ड करता है जो दोनों के अंदर एम्फोटेरिक हो। समझ आ रही है बात? ये जो डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल है ये उस आयन को अपनी सरफेस पर एडसॉर्ब्ड करता है जो दोनों के अंदर, दोनों कौन? डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों के अंदर क्या हो? एम्फोटेरिक हो। एम्फोटेरिक मीन्स कॉमन हो। तो बताओ दोनों के अंदर एम्फोटेरिक आयन कौन सा है? सोडियम। भाई सोडियम आयन इस डिस्पर्सन मीडियम के अंदर भी प्रेजेंट है, और सोडियम आयन डिस्पर्स्ड फेज के अंदर भी प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा? ये डिस्पर्स्ड फेज का जो ये पार्टिकल है ये अपनी सरफेस पर इस प्रकार से सोडियम आयन को एडसॉर्ब कर लेगा। समझ आ रही है बात? इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम क्या? सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन ऑफ आयंस, ठीक है। इसी को क्या बोल रहे हैं आप? सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन ऑफ आयंस। और स्टूडेंट्स ये जो सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन ऑफ आयंस है इसके कारण ही आपका जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है उस पर चार्ज आता है। अब अगर इस डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल ने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज्ड आयन को एडसॉर्ब्ड किया है
तो स्टूडेंट्स ये जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव कॉलॉइडल सॉल्यूशन होगा। अगर यहाँ पर एडसोर्शन होता नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का तो ये नेगेटिव कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता। ठीक है, तो ये कहलाता है सेलेक्टिव एडसोर्शन ऑफ आयंस, और इसके कारण किसी भी कॉलॉइडल सॉल्यूशन पर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो नोट करें इसको, देखो चेक नोट करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको, और यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो हमारी हेडिंग क्या रह जाएगी स्टूडेंट्स, सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन ऑफ आयंस। और ये थर्ड रीजन है स्टूडेंट्स कॉलॉइडल सॉल्यूशन पर चार्ज आने का। पहला रीजन फ्रैक्शन का आपको बताया था, दूसरा रीजन सरफेस पर जो आयंस होते हैं उनका डिसोसिएशन होता है उसके कारण चार्ज आता है, और थर्ड रीजन है स्टूडेंट्स यहाँ पर सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन ऑफ आयंस। ठीक है, तो देखो ये बात आपको समझ आ गई होगी, इसको मैं नोट कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एट द सरफेस ऑफ, at the surface of colloidal particles। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो प्रेजेंट आयन है सॉल्यूशन के वो कॉलॉइडल पार्टिकल्स की सरफेस पर क्या हो जाएंगे, आर एडसॉर्ब्ड, आर एडसॉर्ब्ड। ठीक है, आगे देखो कॉलॉइडल पार्टिकल्स एडसॉर्ब ओनली। अब देखो ये कौन से आयन एडसॉर्ब होंगे उनको नोट करते हैं। कॉलॉइडल पार्टिकल्स एडसॉर्ब those, only those ions, only those ions from solution, सॉल्यूशन से केवल कौन से आयन को एडसॉर्ब्स करेंगे बताओ, जो कैसे हों, एम्फोटेरिक, विच आर एम्फोटेरिक टू लैटिस, which are amphoteric to lattice। जो एम्फोटेरिक आयन होंगे उनका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, एडसॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है ना। अब देखो इसके लिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल चेक करते हैं स्टूडेंट्स, पहला एग्जाम्पल चेक करते हैं कि देखो आपने यहाँ पर जो सॉल्यूशन कॉलॉइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन किए थे, और एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन आपने ऑब्टेन किया था स्टूडेंट्स FeCl3 का रिएक्शन कराया था किसके साथ, वाटर के साथ, और आपको यहाँ पर ऑब्टेन हुआ था फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल प्लस HCl निकल जाता है इसमें, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का आपको यहाँ पर कॉलॉइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ था। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कॉलॉइडल सोल आपको ऑब्टेन हुआ है स्टूडेंट्स, इस सॉल्यूशन पर कौन सा
कौन सा चार्ज पार्टिकल एडसॉर्ब्ड होगा? तो देखो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये हमने क्या भर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके अंदर आप डाल रहे हो FeCl3। क्या डाल रहे हो? FeCl3, फेरिक क्लोराइड डाल रहे हो। और यहाँ पर आपको ऑब्टेन क्या हो रहा है? फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, फेरिक हाइड्रोक्साइड को आप इसके अंदर ऊपर से मिलाते जा रहे हो और इसमें बनता क्या जा रहा है? फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक क्लोराइड को ऊपर से मिला रहे हो, बनता क्या जा रहा है? फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, जब फेरिक क्लोराइड को आप इसमें मिला रहे हो तो इस सॉल्यूशन के अंदर आयरन और क्लोराइड दोनों आयंस प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे? हालांकि ये आयरन कन्वर्ट हो रहे हैं, आयरन जो आयंस है, फेरिक जो आयंस है वो कन्वर्ट हो रहे हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड में, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ तुरंत ये क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं। बट आप ऊपर से मिला रहे हो तो फिर भी इसके अंदर कौन प्रेजेंट होने चाहिए? फेरिक आयन प्रेजेंट होने चाहिए। तो इस सॉल्यूशन के अंदर फेरिक आयन प्रेजेंट होते हैं और दूसरे आयन कौन प्रेजेंट है? क्लोराइड आयन। क्योंकि फेरिक क्लोराइड का आप क्या करोगे? डिसोसिएशन कर दो, फेरिक आयन प्लस क्लोराइड आयन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो फेरिक आयन है, ये फेरिक आयन जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सोल आपको ऑब्टेन हुआ है, उस सोल के ऊपर क्या होंगे? एडसॉर्ब्ड हो जाएंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स? एडसॉर्ब्ड हो जाएंगे। तो देखो रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन इस तरह से होनी चाहिए, आयरन हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस फेरिक आयन। और अब ये क्या हो रहा है? इसकी जो सरफेस है, ओब्लिक लगाकर मैं लिख रहा हूँ आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड आयन, यानी कि फेरिक आयन। यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर कौन से आयन एडसॉर्ब हो गए? फेरिक आयन। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कौन से आयन एडसॉर्ब्ड हुए हैं? फेरिक आयन। समझ में आ रही है बात किस तरह से इनका एडसॉर्प्शन हुआ है? समझ आ रही है? अरे जब आप फेरिक क्लोराइड और वाटर को एक दूसरे के साथ ऐड करते हो, यानी कि फेरिक क्लोराइड का जब हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल ऑब्टेन होता है। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पर आपको ऑब्टेन हुआ है वो क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है। क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है। ठीक है, और इसमें वाटर अधिक मच अमाउंट में वो डिस्पर्सन मीडियम हो गया। तो स्टूडेंट्स इस मीडियम के अंदर जब आप आयरन क्लोराइड को डाल रहे हो ऊपर से तो इसका डिसोसिएशन होता है, तो आयरन के आयंस भी और क्लोराइड के आयंस भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे और ये कन्वर्ट होकर क्या फॉर्म कर लेते हैं? फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड भी इसके अंदर ऑब्टेन हो चुका है और जब ऊपर से और डाले हो तो और ये आयन भी प्रेजेंट है उसमें। भाई डालते जा रहे हैं ना हम ऊपर से, ये आयन भी प्रेजेंट है। अब ये जो आयन है ये इस डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की सरफेस पर क्या हो जाएगा? एडसॉर्ब हो जाएगा। और उसका रीजन क्या है? ऊपर चेक करिए, दोनों के अंदर जो एम्फोटेरिक आयन है वो कौन सा है? चेक करो, आयरन है दोनों के अंदर एम्फोटेरिक आयन, तो एम्फोटेरिक आयन ही एडसॉर्ब होगा उस डिस्पर्सिव फेज के पार्टिकल्स की सरफेस पर। तो स्टूडेंट्स ये एम्फोटेरिक आयन ही यहाँ पर हमने एडसॉर्ब करवाया है। और जब इस तरह की कंडीशन आती है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपको कॉलोइडल सॉल ऑब्टेन होता है वो कैसा होता है? बताओ। पॉजिटिव कॉलोइडल सॉल। और ये आपको हमने एग्जाम्पल्स में पहले ही लिखाया है कि मेटल हाइड्रोक्साइड के जो कॉलोइडल सॉल होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? पॉजिटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, होते कि नहीं होते हैं पॉजिटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन? तो ये बात समझ में आ गई होगी, मैं इसको नोट कर दूँ। ठीक है ना, चेक करो ध्यान से।
इसको मैं नोट कराऊँ स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को। देखिए फेरिक आयन आर प्रेजेंट इन colloidal solution of ferric ion are present colloidal solution of ferric hydroxide, ठीक है, फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ, और फेरिक हाइड्रोक्साइड किससे फॉर्म होता है, फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस से जो आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ है उसके अंदर आयरन आयन प्रेजेंट होते हैं। सो कॉलोइडल पार्टिकल्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड आर colloidal particles of ferric hydroxide are पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, बाय एडसॉर्बिंग, और किसके कारण, बाय एडसॉर्बिंग ऑफ फेरिक आयंस। ठीक है, क्लियर हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर। क्यों, फेरिक हाइड्रोक्साइड की सरफेस पर किसका एडसॉर्प्शन हो चुका है, फेरिक आयन का। ठीक है ना, तो देखो अब देखो इसकी रिएक्शन नोट कर देते हैं यहाँ पर। फेरिक क्लोराइड, इसका डिसोसिएशन कर दो, प्लस 3 क्लोराइड आयन, और अब हाइड्रोलाइसिस से आपने यहाँ पर ऑब्टेन किया था क्या, चलो मैं पहले उस रिएक्शन को लिखूँ हाइड्रोलाइसिस वाले को। FeCl3 प्लस H2O इक्वल टू FeOH का होल थ्राइस प्लस HCl। क्लियर है, बैलेंस चेक कर लेना आप लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो जो फेरिक क्लोराइड था उसका क्या कर दो आप, डिसोसिएशन कर दो। ठीक है, ये फेरिक आयन कहाँ चला जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड पर, इक्वल टू यहाँ पर आप क्या शो करोगे, ओब्लिक लगा के इसको लिख दो Fe3+। ठीक है, ये जो आपको कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन हो गया वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज कॉलोइड्स। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल तो होगी, ये हो गया, और लेता हूँ, चलो इसका लिए अलग दूसरा एग्जाम्पल ले देते हैं। आप इसको नोट कीजिए, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। ठीक है, देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉलोइड इज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉलोइड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बिकॉज दिस इलेक्ट्रोलाइट एडसॉर्ब्स, because this electrolyte adsorbs एल्यूमिनियम आयंस। ये किसका एडसॉर्प्शन करेगा, एल्यूमिनियम आयंस का, आयंस ऑफ AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड से ये क्या कर लेता है, एल्यूमिनियम आयन का एडसॉर्प्शन कर लेगा। देखो ये रिएक्शन कैसे होगी, आपने क्या किया है, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराया तो हमको ऑब्टेन हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, और HCl निकल गया। ठीक भाई, अब ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपने ऑब्टेन किया है यहाँ पर, ये कॉलोइड्स हो गया ना आपके पास। अब ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो पार्टिकल्स हैं, ये अपनी सरफेस पर किसका एडसॉर्प्शन करेंगे, जो एम्फोटेरिक आयन है, क्योंकि इसकी भी सिचुएशन वही है कि आप सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया उसके अंदर आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को ऊपर से डाल रहे हो, और जैसे ऊपर से डालेंगे तो स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम क्लोराइड को डालने पर क्या होगा, इसका डिसोसिएशन होगा और एल्यूमिनियम आयन और क्लोराइड आयन फॉर्म हो जाएंगे ना। अब ये जो एल्यूमिनियम आयन है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है यहाँ पर, तो देखो कौन सा एम्फोटेरिक आयन है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक आयन है ना। तो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जो सरफेस है उस सरफेस पर एडसॉर्ब्ड हो जाएगा, और इसको किस तरह से आप डिनोट करेंगे, इस प्रकार से। ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कॉलोइडल सोल ऑब्टेन जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। और ये पता ही है आपको, जैसे ये अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पार्टिकल है, तो इसकी सरफेस पर इस तरह से एल्यूमिनियम आयन चारों तरफ एक लेयर बनाकर एडसॉर्ब्ड हो जाएंगे, इस तरह से एक लेयर बनाकर एडसॉर्ब हो जाएंगे। तो अब अगर इनका चार्ज हम निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो ये पॉजिटिव चार्ज कॉलोइडल सॉल्यूशन हमको ऑब्टेन होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया इसका सेकंड एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं एक आध, देखो एक एग्जाम्पल और चेक करते हैं, थर्ड। इस एग्जाम्पल में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम द एक्सेस ऑफ Ki adds the excess of potassium iodide added या aids in AgNO3 solution, in AgNO3 solution। यानी कि पोटेशियम आयोडाइड की जो अमाउंट है वो तो एक्सेस ले लिया आपने, और एक्सेस अमाउंट में पोटेशियम आयोडाइड को लेकर आपने किसके अंदर ऐड कर दिया है, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में आप इसको ऐड कर रहे हो। ठीक है ना। देन AgI कॉलोइड्स, देन AgI colloids, then AgI colloids is negatively charged, is negatively charged because, कारण क्या रहेगा, because AgI adsorbs iodide ions from potassium iodide इलेक्ट्रोलाइट। देखो इसमें क्या हुआ है, ध्यान से देखना, इसके अंदर तो आपने भर लिया क्या, AgNO3। ठीक है। एक्सेस अमाउंट में इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट है, और एक्सेस अमाउंट में क्या ऐड कर रहे हो, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है। दोनों में रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, रिएक्शन होगी क्या, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये कॉलोइडल सोल आपको ऑब्टेन हो जाएगा किसका, सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपने पोटेशियम आयोडाइड की जो अमाउंट है
वो एक्सेस लिए है। क्या लिए? एक्सेस लिए है। ठीक है ना। अब एक्सेस लिए तो इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर फिल है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर स्टूडेंट्स Ki की अमाउंट यानी कि पोटेशियम और आयोडाइड जो आयंस हैं उनकी अमाउंट एक्सेस होगी कि नहीं होगी? भाई मेरी बात सुनो, इसको लिया मैंने 80 मोल या 8 मोल और इसको लिया एक्सेस अमाउंट में 10 मोल। ठीक है। अब इसके 8 मोल और इसके 10 मोल, तो स्टूडेंट्स Ki के 8 मोल तो AgNO3 को डिसोसिएट कर प्रोडक्ट फॉर्म करने में काम आ गए, लेकिन अब भी 2 मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड्स आर रिमेन्स इन इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन अब भी 2 मोल पोटेशियम आयोडाइड के रिमेन्स हैं इस इलेक्ट्रोलाइट में। और अगर पोटेशियम आयोडाइड के ये 2 मोल रिमेन्स हैं तो स्टूडेंट्स ये डिसोसिएट होकर क्या फॉर्म करेंगे? पोटेशियम आयन और आयोडाइड आयन। अब आप चेक करिए कि सिल्वर आयोडाइड का जो सोल आपको यहाँ पर ऑब्टेन हुआ है, इस सिल्वर आयोडाइड में और इन आयंस के अंदर कौन सा एम्फोटेरिक आयंस है? दोनों में कॉमन कौन सा है? आयोडीन। तो क्या होगा कि जो एम्फोटेरिक आयन है उसी को तो एडसॉर्ब करेगा ये पार्टिकल अपनी सरफेस पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो AgI है, ये AgI का जो पार्टिकल है ये आयोडीन आयंस जो हैं उनको अपनी सरफेस पर क्या कर लेगा? एडसॉर्ब्ड कर लेगा। और जब आयोडीन इनकी सरफेस पर एडसॉर्ब हो जाएगा तो यहाँ पर आपको जो कॉलोइडल सॉल्ट आपको ऑब्टेन होने वाला है वो कौन सा होगा? AgI आयोडीन। और ये कौन सा चार्ज होगा इस पर? इस पर चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स कौन सा? नेगेटिव। यानी कि कॉलोइडल सॉल्यूशन यहाँ पर कैसा है? नेगेटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में कि मेटल जितनी भी हैं, कौन सी? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, इन सब के जो सॉल्यूशन बनते हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन बनते हैं, वो सब नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन होते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने लिखाए थे जब नेगेटिव और पॉजिटिव कॉलोइडल सॉल्यूशंस को आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं चलो इनको बिल्कुल तरीके से नोट कर देता हूँ, है ना, सिस्टम से, जिससे आपको लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखो बच्चों, क्या करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों की रिएक्शन करा दो और सिल्वर आयोडाइड का सॉल ऑब्टेन कर लो। ठीक है। इसकी अमाउंट क्या है? एक्सेस। इसके नीचे लिख दिया मैंने एक्सेस। ओके। अब स्टूडेंट्स क्या होगा? एक्सेस अमाउंट है तो आप पोटेशियम आयोडाइड का यहाँ पर डिसोसिएशन कर दो और पोटेशियम और आयोडीन आयन फॉर्म कर लो। अब ये जो आयोडाइड आयन है ये कॉलोइडल पार्टिकल्स जो हैं आपके सॉल्यूशन के अंदर, उसकी सरफेस पर जाकर इसको एडसॉर्ब करा दो। प्लस I माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा? AgI ओब्लिक आयोडीन। ठीक है ना। और दिस कॉलोइडल सॉल्यूशन कंटेन नेगेटिव चार्ज। ये जो कॉलोइडल सॉल्यूशन है इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है ना। ये बात बिल्कुल आपकी समझ आ जानी चाहिए, आपको रटना नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए, हम समझ जाएंगे और आराम से हमारे ध्यान रह सकते हैं, याद रह सकते हैं, ये लर्न हो सकते हैं। ठीक है ना। तो आप इन सब को वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके सबको फटाफट से नोट करो। ठीक है। देखो, इस एडसॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं स्टूडेंट्स, और उस इम्पॉर्टेंट फैक्ट को किस तरह से हम नोट करेंगे, मैं नोट कर रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है ना। द एडसॉर्ब्ड आयन आर प्रेजेंट ऑन द एडसॉर्ब्ड आयन
present on the surface of colloidal particles in the surface of colloidal particles in the form of fixed electric layer एक फिक्स इलेक्ट्रिक लेयर की फॉर्म में जो कॉलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर आयंस एडसॉर्ब होते हैं वो दिखाई देते हैं आपको। दिस फिक्स लेयर इज, और ये जो फिक्स्ड लेयर बनती है इसको क्या बोलते हैं? दिस फिक्स्ड लेयर इज कॉल्ड प्राइमरी फिक्स्ड लेयर। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्राइमरी फिक्स्ड लेयर बोलते हैं, ठीक है ना, या प्राइमरी इलेक्ट्रिक लेयर बोल दो इसको। फिक्स्ड की जगह आप भले इसको इलेक्ट्रिक लेयर बोल सकते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रिक लेयर। ठीक भाई, समझ आ रही है ना बात? अब देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ प्राइमरी फिक्स लेयर क्या है। जैसे आपने आयरन हाइड्रोक्साइड, इसका ये मॉलिक्यूल था स्टूडेंट्स। इस मॉलिक्यूल के ऊपर कौन से आयन एडसॉर्ब हुए थे बताओ? आयरन। इस के ऊपर कौन से आयन एडसॉर्ब हुए? आयरन। तो ये आयरन जो आयन है स्टूडेंट्स, इस मॉलिक्यूल की सरफेस पर, मॉलिक्यूल की जो सरफेस होती है उस सरफेस के ऊपर एक लेयर की फॉर्म में एडसॉर्ब होते हैं। एक लेयर बन गई और इस लेयर को ही बोल रहे हैं हम क्या? प्राइमरी इलेक्ट्रिक लेयर। इसको क्या बोल रहे हैं हम बच्चों? प्राइमरी इलेक्ट्रिक लेयर। अब देखो, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, जिस कंटेनर में आपने आयरन हाइड्रोक्साइड का सोल ऑब्टेन किया था, उसके अंदर आप आयरन क्लोराइड यानी कि फेरिक क्लोराइड को डाल रहे थे, ठीक है ना। तो ये बात हमने मान ली कि इसको हम डाल रहे हैं तो इसका डिसोसिएशन होता है स्टूडेंट्स। तो इसके डिसोसिएशन से आयरन आयन, फेरिक आयन और क्लोराइड आयन आपको ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर फेरिक आयन भी प्रेजेंट है और इनके साथ क्लोराइड आयन भी तो प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे भाई? फेरिक आयन अगर इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो ये क्लोराइड आयन भी कहाँ है? इसी इलेक्ट्रोलाइट में तो प्रेजेंट है, कहीं गए थोड़ी है, ये डेस्ट्रॉयड थोड़ी हुए हैं। तो ये क्लोराइड आयन क्या करते हैं बताओ? इधर देखो, जब पहली लेयर इस पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रिक लेयर बोलते हैं, तो स्टूडेंट्स जितने भी क्लोराइड आयन होते हैं वो सब के सब क्लोराइड आयन इसके ऊपर आकर एक सेकेंडरी लेयर फॉर्म कर लेते हैं, एक सेकेंड लेयर फॉर्म कर लेते हैं। तो वो इस तरह से सेकेंड लेयर की फॉर्म में इसके ऊपर जमा हो जाते हैं। ये सेकेंड लेयर बन गई, ठीक है। ये तो प्राइमरी लेयर हो गई और ये क्या बन गई बच्चों? सेकेंड लेयर। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। अब ये जो सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर और फर्स्ट लेयर में क्या डिफरेंस है? अब देखो,
मैं आपको अब बताऊं उससे पहले आपको समझ जाना चाहिए कि प्राइमरी जो लेयर है वो तो इस कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या प्रोड्यूस कर रही है, चार्ज। प्राइमरी लेयर तो इस सॉल्यूशन को क्या प्रोड्यूस कर रही है, चार्ज। यानी कि प्राइमरी लेयर पर ही डिपेंड करता है कि ये सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि स्टूडेंट ये जो प्राइमरी लेयर होती है ये प्राइमरी लेयर स्टेबल होती है और ये जो सेकंड लेयर होती है ये मूवेबल होती है, ये स्टेबल नहीं होती। इसके अंदर तो क्या होता है, क्लोराइड आयन आते रहेंगे जाते रहेंगे, जैसे 2 क्लोराइड आयन आ गए, 3 चले गए, 4 आ गए, 5 चले गए, इस तरह से ये जो सेकंड लेयर होती है स्टूडेंट्स ये मूवेबल होती है। ये मूवेबल का मतलब क्लोराइड आयन मूवमेंट करते रहते हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, कमिंग एंड गोइंग चलती रहेगी इनकी। इसलिए ये जो होती है लेयर ये स्टेबल नहीं होती है। और स्टेबल लेयर कौन सी है, प्राइमरी लेयर। इसलिए इस कोलोइडल सॉल्यूशन को जो चार्ज मिला है वो किससे मिला है, प्राइमरी लेयर से। किससे मिला है बच्चों, प्राइमरी लेयर से। तो मैं लिख दूं इसमें, द अदर आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अराउंड, द अदर आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, दूसरे आयन जो इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, अराउंड दिस लेयर फॉर्म, अराउंड दिस लेयर फॉर्म, इस लेयर के चारों तरफ बना लेंगे क्या, दूसरी लेयर, अदर इलेक्ट्रिक लेयर, अदर इलेक्ट्रिक लेयर, दूसरी इलेक्ट्रिक लेयर बना देंगे। और ये जो दूसरी इलेक्ट्रिक लेयर होगी ये कैसी होगी, मोबाइल होगी कि नहीं होगी, है ना। दिस लेयर इज मोबाइल which is mobile and called secondary electric layer, which is mobile and called secondary electric layer। ये लेयर कैसी होती है, मोबाइल होती है, और इसको क्या बोलोगे आप, सेकेंडरी इलेक्ट्रिक लेयर बोलेंगे, ठीक है ना। टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेयर इज इक्वल बट अपोजिट। अब देखो दोनों लेयर्स में जो टोटल चार्ज होता है वो इक्वल होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाते हैं, अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। द टोटल चार्ज of both layers is equal but opposite। दोनों का जो टोटल चार्ज है वो इक्वल है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कैसे, अपोजिट होते हैं। और स्टूडेंट्स जब चार्ज अपोजिट हो जाते हैं तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग चार्ज अपोजिट होने पर वहाँ पर क्या रेज्ड होता है, क्या, पोटेंशियल, पोटेंशियल आ जाता है ना। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल आ जाएगा और इस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे आप, जीटा पोटेंशियल। ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एट बोथ लेयर, ए पोटेंशियल रेज्ड ऑन इट, that is called जीटा पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हो आप, जीटा पोटेंशियल।
तो स्टूडेंट्स ये हो गया सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन ऑफ आयंस, यानी कि आयंस का सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन किस प्रकार से होता है और सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन करने के बाद जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है उसके ऊपर चार्ज कैसे आता है, ये चीज़ आपने यहाँ पर समझी है, ठीक है ना। और ये कॉज ऑफ चार्ज ऑन कॉलोइडल सॉल्यूशन का थर्ड रीजन, ठीक है ना। तो 3 कारण आपको बताएं। पहला कारण तो है फ्रिक्शन का, दूसरा कारण है सरफेस पर जो डिसोसिएशन होता है मॉलिक्यूल्स का वो, और तीसरा कारण है सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन ऑफ आयंस का। और ये तीनों कारण किसके लिए हैं कि कॉलोइडल सॉल्यूशन पर चार्ज कैसा होगा, ठीक है, समझ गए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है।